नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सिंह आप सभी का एक बार फिर से वर्तिका क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। काफ़ी लंबा वक्त बीत गया, छुट्टियां लंबी हो गई। कोई नहीं, इन छुट्टियों में भी हम काम करते रहें आपके लिए और आपके कंटेंट्स को अपडेट कर रहे हैं पूरी तरीके से। कुछ समय के लिए थोड़ा-सा घर गए थे, लेकिन फिर से काम पर स्टार्ट। तो 2-3 बातें आपके लिए मैं लेकर आया हूं आज। एक तो है कि मैथ के जो बच्चे इंडिविजुअल क्लास करना चाहते हैं, पेड बैच जहां पर कंप्लीट ड्यूरेशन के साथ, कंप्लीट वैलिडिटी के साथ एक बहुत कम से कम मिनिमम अमाउंट पर मैं आपके लिए 2 बैच लेकर आया हूं। उन दोनों की जानकारी आप मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं थोड़ा-सा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उस पर बात कर लूं। तो बेटा बात को समझिए कि एक मैथ है एसएससी के लिए और एक मैथ है जितने भी कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसका नाम हमने दिया है मैथ कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसमें एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस और आपके सी सेट सब कुछ रहेगा। जो यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाता है सी सेट का एग्जाम, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा मैं चाहूंगा आपका कि इन दोनों बैच के बारे में आपको जानकारी दे दूं और आप वर्तिका क्लासेस के ई लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें। वहां से इन बैच की पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इन बैच का पूरा आप जो भी पेड करना चाहे, जो मिनिमम मैंने कास्ट रखा है उसके अनुसार इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहले हम बात करेंगे पहले हम बात करने जा रहे हैं कंप्लीट सॉल्यूशन की। कंप्लीट सॉल्यूशन हम पहले बात करने जा रहे हैं कंप्लीट सॉल्यूशन की। ये रहा आपके सामने, ध्यान से देखिए। इसका मैंने नाम दिया है कंप्लीट मैथ सॉल्यूशन एडवांस प्लस अर्थमेटिक। फिर से मैं बता रहा हूं, एकदम बेसिक लेवल से लेकर हम लोग टॉप लेवल तक पढ़ेंगे। जो भी बच्चे बैंकिंग, डिफेंस, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। कोर्स ड्यूरेशन है 6 महीने, 300 प्लस घंटे की क्लासेस होंगी, ऑनलाइन क्लासेस होंगी, वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो होगा। सपोज रिकॉर्डेड वीडियो से तात्पर्य ये है कि अगर मैं सपोज किसी दिन अस्वस्थ रहा, किसी दिन नहीं अवेलेबल हो पाया रिकॉर्डिंग के समय, कोई टेक्निकल इशू रहा, तो उस दिन का वीडियो आपको मिल जाएगा। उसके बारे में डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लाइव क्लास में कर लेंगे। मैक्सिमम वीडियो इसमें, मैक्सिमम क्या, 90 टू 95% लगभग लाइव स्ट्रीमिंग होगा ऐप के माध्यम से। किसके माध्यम से? ऐप के माध्यम से। तो मैंने बहुत कम फी रखा है इसका, 1499, जो कि आप लोग वर्तिका क्लासेस के ई लर्निंग ऐप पर जाकर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। और हाँ, डाउनलोड करने के बाद रेटिंग दे दीजिएगा, जरूर रेटिंग कीजिएगा ताकि ऐप और ऊपर मूव करे। डाउनलोड करने के बाद इस बैच की जानकारी वहां पर भी अवेलेबल है, आप वहां पर इस बैच को परचेज कर सकते हैं। कल 14 नवंबर शाम 7 बजे से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। केवल 50 बच्चों का ही रजिस्ट्रेशन होगा, इससे ज्यादा बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप लोग रजिस्ट्रेशन कर ले, जो लोग बैच को परचेज करना चाहते हैं। कोर्स ड्यूरेशन 6 महीने और वैलिडिटी 1 साल तक। आप लोग 1 साल तक लाख बार देखें वीडियो, आपके पास वीडियो हमेशा रहेगा। प्लस वीडियो को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप ऐप पर भी, जब आपके पास सपोज नेट है, डाउनलोड कर लिया, उसके बाद कभी भी वीडियो को आप देख सकते हैं 1 साल तक। और कुछ जानकारी इसमें और मैं बता दूं, हाँ, और जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक कॉल भी कर सकते हैं आप। कोई भी जानकारी चाहिए आप पूछ सकते हैं। बैच स्टार्ट होगा 23 नवंबर को सुबह 10 बजे। लाइव रहेगा, पूरा कंप्लीट लाइव रहेगा ऐप के माध्यम से 23 नवंबर को सुबह 10 बजे। ये तो रहा कंप्लीट सॉल्यूशन। हाँ, इसमें 2-3 टॉपिक एक्स्ट्रा रहेंगे जो बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, रेलवेज के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, स्टैटिस्टिक्स जो स्टेट पीसीएस वगैरह में आते रहते हैं, ठीक। और भी जितने भी टॉपिक बढ़ सकते हैं बढ़ाया जाएगा इसमें, लेकिन बेसिक
तो वही रहेगा जो टॉपिक्स के नाम है अर्थमेटिक और एडवांस। ठीक है दोस्तों, अब आइए सेकेंड बैच के बारे में चर्चा, जो केवल एसएससी के लिए, प्योर एसएससी का बैच है वो। हाँ, ये देखिए ये है केवल एसएससी मैथ स्पेशल, मेंस प्लस मैथ स्पेशल, ये एसएससी का है। इसमें केवल एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उनके सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा। इसकी भी फी मैंने बहुत नॉमिनल रखी है, बहुत ही कम से कम रखी है, 999 रुपए। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, वर्तिका क्लासेस के ई लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें और वहां से ये बैच आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 14 नवंबर शाम के 7 बजे से आप परचेज कर सकते हैं। ये भी 50 बच्चों का ही बैच बनेगा, 50 से ज्यादा बच्चों के लिए इंतजार करना पड़ेगा आपको आगे के बैचेस के लिए। 50 से ज्यादा बच्चे इसमें नहीं हो सकते, क्योंकि 50 बच्चों को रखने का मतलब यह है कि ध्यान से सुनिए मेरी बात, कि मैं सभी के कमेंट्स पढ़ सकूं, सभी के जवाब दे सकूं। ज्यादा भीड़ होगा तो बेकार है, फिर कमेंट पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये बैच के बारे में जानकारी थी। बाकी जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं, यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं आप लोग, और भी कुछ जो भी जानकारी लेनी है आप दिए गए नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं। ठीक, चलिए ये तो रही थोड़ा सा काम की बातें। अब आते हैं हम लोग आज के जो टॉपिक, हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट और जो बच्चे एसएससी मेंस दे रहे हैं इस बार, जो बच्चे एसएससी मेंस दे रहे हैं इस बार, उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी मेंस आई थिंक 22 नवंबर से है, सीजीएल 2019 का मेंस 22 नवंबर से है। डेट आपको मिल गया होगा, आप देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा वहां से। आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। ज्यामिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, जो लोग एसएससी मेंस दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। बहुत कम कंटेंट्स यूट्यूब वगैरह पे पड़ा हुआ है, इसके थ्योरी कंटेंट्स और इससे रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए पहले पहले मतलब 2015 या एसएससी में कभी कभार टीयर वन में नंबर ऑफ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आते थे, अब नहीं आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है। टीयर टू के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें 2, 3 और कभी कभी 4 क्वेश्चन भी आता है, और इतना आसान होता है कि ये क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता। ये स्कोरिंग है, 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 4, 3 आया तो 6, मतलब समझ लीजिए एक एक नंबर के लिए कहानी यहाँ पर बहुत ही आसान होती चली जाएगी आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड। तो टीयर 2 में 2 या 3 कभी कभी 4 भी आ जाते हैं। मेंस में टीयर 2 का मतलब है मेंस। अब बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको सीखेंगे। हाँ, जो बच्चे एकदम 9, 10th ही है, एनसीईआरटी रखे हुए हैं वो लोग, जो बच्चे एनसीईआरटी रखे हुए हैं वो लोग 11, 12 की एनसीईआरटी से इसको देख सकते हैं। एनसीईआरटी लेना बहुत जरूरी है। मैं पहले ही दिन बोला था कि एसएससी के लिए अगर कोई बुक प्रीफर करना हो तो आप लोग एनसीईआरटी रखिए, 9, 10th, 11, 12th। बाकी हम लोग एकदम आसान माध्यम से इसको आसानी से इस तरीके से करेंगे, पता ही नहीं चलेगा कि क्या क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एकदम आसान हो जाएगा, एकदम हल्के हल्के क्वेश्चन आते हैं, बस एक एक पॉइंट को आप ध्यान से पढ़िएगा। लगभग इसमें 25 से 30 पॉइंट है। मैं सभी पॉइंट को आराम आराम से कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद 70 क्वेश्चन का लगभग एक प्रैक्टिस सेट भी करा दूंगा, इससे आप क्लियर हो जाएगा। लगभग 15 से 20 लेक्चर होंगे इसके, आराम आराम से चलेंगे तब 15 से 20 लेक्चर। ठीक है दोस्तों, एकदम बिलो द पॉइंट चलेंगे हम लोग, बिलो द लेवल स्टार्ट करेंगे और टॉप लेवल तक पहुंचेंगे। किस तरीके, ध्यान से समझिएगा। ये समझ गए आप कि टीयर 1 में एक क्वेश्चन आता है, 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें, पहले आते थे। अब टीयर 2 में सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है टीयर 2 के लिए 2, 3, 4 कभी कभी ठीक है 4 से ज्यादा नहीं आया है अभी तक, मैंने देखा है 4 क्वेश्चन आया हुआ है।
ठीक है दोस्तों, चलिए एकदम बिलो द लेवल हम लोग स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, और बहुत ही आसानी से हो जाएगा। और इसके क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए, क्योंकि यही सब है आपके लिए स्कोरिंग पॉइंट, सबसे अधिक स्कोरिंग पॉइंट है ये, गलत होने के चांस ही नहीं है। ठीक, तो एकदम पहले पढ़ने का तरीका ये होगा कि पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन कर लेंगे, एग्जाम्पल कर लेंगे। उसके बाद हम लोग जब थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे तो एक 70 क्वेश्चन को 50 से 70 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट कर लेंगे। उतने में ही हमारा काम चल जाएगा, कहीं से कोई और कंटेंट लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करें। चलिए मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं आपसे कहूं ठीक है, कि ऊपर से नीचे ये कोई पॉइंट है, यहां से इस पॉइंट तक, ऊपर से नीचे आपको क्या बनाना है, पॉइंट बनाना है। ऊपर से नीचे एक पॉइंट बनाना है, तो बताइए कितने नंबर आप पॉइंट बन सकते हैं ऊपर से नीचे। ध्यान समझिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऊपर से नीचे पॉइंट बनाना है तो कितने पॉइंट बन सकते हैं, तो आप कहेंगे गुरुजी ऊपर से नीचे तो इतने पॉइंट बन सकते हैं जिसे हमें गिना ही नहीं जा सकता। ध्यान समझिएगा, ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका मैं बता रहा हूं। अगर मैं बोलूं कि ऊपर से नीचे कितने पॉइंट बन सकते हैं, तो आप कहेंगे गुरुजी ऊपर से नीचे तो एक से अधिक पॉइंट बन सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट पॉइंट बन सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स बन सकते हैं। अगर मैं कहूं कि लेफ्ट टू राइट, अगर मैं कहूं कि लेफ्ट टू राइट कितने पॉइंट बन सकते हैं, तो इसमें भी आप बोलेंगे गुरुजी लेफ्ट से राइट की ओर तो हम लोग इनफाइनाइट पॉइंट बना सकते हैं, हाँ या ना। यहां भी इनफाइनाइट पॉइंट बन सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स बन सकते हैं। मतलब एक पॉइंट को डिसाइड करने के लिए, एक पॉइंट को डिसाइड करने के लिए एक डायरेक्शन की एक पॉइंट को डिसाइड करने के लिए हमारे पास एक नहीं दो डायरेक्शंस है। किसी भी पॉइंट को डिसाइड करने के लिए अगर मैं ऊपर से डिसाइड करूं तो एक से अधिक हो जाएंगे, अगर मैं लेफ्ट से डिसाइड करूं तो एक से अधिक हो जाएंगे, राइट से डिसाइड करूं तो भी एक से अधिक हो जाएंगे। मुझे एक पॉइंट को नोट करना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए। कोऑर्डिनेट मतलब एक पॉइंट कोऑर्डिनेट को डिफाइन करने के लिए हमें एक्सिस की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी, हमें अक्षांश की जरूरत होगी। अन्यथा इस एक पॉइंट को हम कभी भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। एक पॉइंट को डिसाइड करने के लिए कम से कम कितने डायरेक्शन की जरूरत होगी, दो डायरेक्शन की। एक पॉइंट के लिए एक डायरेक्शन से अनंत पॉइंट डिसाइड हो सकते हैं। ध्यान समझिएगा, ऊपर से नीचे अगर मैं कहूं आपसे कितने पॉइंट, तो आप कहोगे सर ऊपर से नीचे तो अनंत हो जाएंगे। ऐसे तो कोई पॉइंट हो जाएंगे, पूरा बोर्ड भर जाएगा, मतलब कहां तक। इधर लेफ्ट टू राइट अगर मैं डिसाइड करूं तो यहां भी अनंत हो जाएंगे। अगर एक पॉइंट को डिसाइड करना हो तो कम से कम कितने डायरेक्शन की जरूरत होनी चाहिए, दो डायरेक्शन की। और दो डायरेक्शन कैसे आएंगे, समझिएगा मेरी बात। एकदम आसानी से पढ़ेंगे, ध्यान से समझिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक फिक्स पॉइंट को डिसाइड करने के लिए हमारे पास कम से कम दो कोऑर्डिनेट होने चाहिए, और दो कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होती है। दो कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, ये देखिए। अगर मैं कहूं कि मैं एक समतल ले रहा हूं, एक प्लेन ले रहा हूं जिसमें ये एक्स एक्सिस है, इसको क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस बोलेंगे, इसको माइनस एक्स एक्सिस और इसको माइनस वाई एक्सिस। ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, ओरिजिन कहलाएगा, मूल बिंदु कहलाएगा, जिसके कोऑर्डिनेट हमेशा हमेशा निर्देशांक हमेशा हमेशा क्या होंगे, 0 0। कोऑर्डिनेट का मतलब निर्देशांक, इसको बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन मूल बिंदु, आराम आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, मूल बिंदु। अगर मैं एक्स एक्सिस पे दूरी चलूं तो पॉजिटिव डिस्टेंस चलेंगे, 1 2 3 4 और एक क्या हो गया, 5। वाई एक्सिस पे डिस्टेंस चले तो 1 2 3 4 और ये क्या हो जाएगा, 5। माइनस वाई एक्सिस पे चले तो -1 -2 -3 -4 और -5।
और भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, जरूरी नहीं है। माइनस एक्स एक्सिस पे -1, -2, -3, -4, -5। ये हमारे क्या हो गए, अक्षांश हो गए। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, माइनस वाई एक्सिस और माइनस एक्स एक्सिस। जहां पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उसको बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है मूल बिंदु, और मूल बिंदु का निर्देशांक होते हैं 0, 0। क्या होते हैं? 0, 0। ध्यान समझिए, बात को एकदम समझ के। अगर मैं बोलूं कि इस एक्स एक्सिस पे मान लीजिए कोई कोऑर्डिनेट है, कहां पर? इस समतल में, जिसके कोऑर्डिनेट हैं कितने कितने, 2 और 3। कितने हैं? 2 और 3। ये क्या है? कोऑर्डिनेट है। कहने का मतलब है कि पहले एक्स एक्सिस की बात होती है, फिर वाई एक्सिस की बात होती है। तो एक्स एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस चली गई है? तो आप कहेंगे कि 2 यूनिट चली गई है। एक्स इससे एक्स एक्सिस पे कितने यूनिट? 2 यूनिट। एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट, वाई एक्सिस पर 3 यूनिट। तो ये कोऑर्डिनेट यहां होने चाहिए। एक्स एक्सिस पर 2 यूनिट, वाई एक्सिस पर 3 यूनिट। तो ये 2 और 3 कहां है? यहां पर है, 2 और 3। ध्यान से समझ लीजिए, ये किसी भी कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। एक्स एक्सिस पे कितनी दूरी चली गई? 2 यूनिट। तो 2 पहले एक्स लिखा जाता है, फिर वाई लिखा जाता है। पहले एक्स फिर वाई। इनका लिखने का भी तरीका होता है अलग अलग। एक्स एक्सिस को बोलते हैं भुज। ध्यान समझिए, एक्स वाई। एक्स को बोलते हैं भुज। कितने बच्चों को यही नहीं याद रहता है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंग्लिश में इसको बोलते हैं अब्सेसा। अब्सेसा, ध्यान समझिएगा, भुज अब्सेसा। इंग्लिश में बोलते हैं अब्सेसा, भुज। भुज का मतलब ऐसे समझिएगा कि एक पूरा समतल है, ये मेरी दोनों भुजाएं हैं, ये एक्स एक्सिस है, भुज है, और ये क्या है? कोटि है, जिसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं? कोटि, हिंदी में कोटि, और इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनेट। ध्यान समझिएगा, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। अभी देखेंगे आप एग्जाम्पल जब मैं कराऊंगा, तब देखेंगे आप कि इसका मतलब क्या है। समझ में आ गया? अवशेषा का मतलब, जैसे कई बच्चे भुज और कोटि में कंफ्यूज होते हैं, याद रखना भुज का मतलब भुजाएं हैं, ऐसे समझ लेना। ये भुजाएं हैं, ये एक्स एक्सिस कहलाती है, इसको अवशेषा बोलते हैं। भुज, बी आया, बी मतलब अवशेषा। कोटि, कोटि मतलब वाई एक्सिस, वाई एक्सिस मतलब ऑर्डिनेट। ठीक है, एकदम सिंपल वे में समझ रहे हैं आप मेरी बात को, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर मैं कहूं ध्यान समझिए, ये तो हो गया कोटि और ये हो गया भुज। समझ में आ गया कि 2 और 3 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पहले एक्स फिर वाई। अब फिर से समझिए मेरी बात को कि प्लस एक्स प्लस वाई, ये प्लस और प्लस होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। भाई यहां पर चली गई दूरी, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इसके बीच में प्लस और प्लस। यहां चली गई है माइनस और ये है प्लस, यहां चली गई है माइनस और ये माइनस, यहां है प्लस और माइनस। ध्यान समझिएगा, हर एक क्वाड्रेंट की बात है, क्वाड्रेंट फिर आएगा, हम लोग ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। ये प्लस और प्लस का भाग है, ये माइनस और प्लस का भाग है। माइनस का मतलब एक्स एक्सिस पर नेगेटिव, वाई एक्सिस पर पॉजिटिव। ये माइनस और माइनस का पार्ट है, एक्स एक्सिस पर भी नेगेटिव, वाई एक्सिस पर भी नेगेटिव। यहाँ पर जो बनेगा, जो भी क्वाड्रेंट आएंगे, कोऑर्डिनेट आएंगे, वो प्लस और माइनस के होंगे, मतलब एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव और वाई एक्सिस पर नेगेटिव डिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, चलिए इतनी बातें समझिए, और कुछ बातें और समझिए यहां पर। अगर मैं बोलूं कि आप बताइए कि एक्स एक्सिस इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का समीकरण, अगर मैं एक्स एक्सिस की केवल बात करूं, ध्यान समझिए, अगर मैं केवल और केवल एक्स एक्सिस की बात करूं, तो एक्स एक्सिस पर चली गई दूरी क्या y बराबर 0 होगा? एक्स एक्सिस पर तो मूव करेगा, लेकिन y पर 0 चलेगा, 0 मतलब y पर मूव ही नहीं करेगा। एक्स एक्सिस पर चली गई दूरी, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, क्या y बराबर 0 लिख सकते हैं? याद रखना,
एक्स एक्सिस का समीकरण होता है y बराबर 0, मतलब एक्स एक्सिस पर जो भी डिनोट होगा y तो है ही नहीं ना भाई, एक्स एक्सिस पर डिनोट होगा तो y तो है ही नहीं। एक्स एक्सिस पर y कोई दूरी है, एक्स एक्सिस की बात करें तो y का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, y तो चला ही नहीं। अगर यही मैं इसका उल्टा बोलूं आपसे ध्यान समझिए कि इक्वेशन ऑफ y एक्सिस y एक्सिस का समीकरण, तो क्या आप बोलेंगे x बराबर 0। अगर मैं y एक्सिस की बात करूं तो y एक्सिस की बात करूं तो y ही रिप्रेजेंट कर रहा है, x तो है नहीं y में, x का मान तो दिया ही नहीं है, एक केवल y एक्सिस की बात कर रहा है। तो y x भाई y, ये इक्वेशन आप y एक्सिस का है तो इस पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, x तो चला ही नहीं। केवल x और y एक्सिस की बात किया जाए तो x एक्सिस पर चली गई दूरी y बराबर 0, यह x एक्सिस का इक्वेशन y बराबर 0। ऐसे बोले कि x एक्सिस का इक्वेशन अगर पूछेंगे तो x एक्सिस पे तो y, केवल x एक्सिस की बात हो रही है तो y की वैल्यू क्या है, 0। y एक्सिस की बात होगी तो x की वैल्यू क्या है, 0। बात समझ पाए? बात समझ गए? इतनी छोटी सी बात क्लियर हो गई तो आगे थोड़ा सा और चलते हैं, देखिए ध्यान से भाई। x एक्सिस का इक्वेशन y बराबर 0, y एक्सिस का इक्वेशन x बराबर 0। y एक्सिस की बात होगी कि y एक्सिस पर ये पॉइंट है, अभी मैं बताता हूं और अच्छे से बताता हूं डीप में। समझना कि मैं x बराबर 0 y बराबर 0 क्या कह रहा हूं, x एक्सिस y एक्सिस माइनस x और माइनस y, ये ओरिजिन है। मैं आप बोलूं कि कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट x एक्सिस पर, x एक्सिस पे कोई पॉइंट मान लीजिए क्या है 3 ध्यान समझिए, x एक्सिस पर ही ये पॉइंट है, x एक्सिस पर ही ये पॉइंट है। अगर मैं 30 को रिप्रेजेंट करूं नंबर लाइन पे या ग्राफ पे रिप्रेजेंट करूं तो ये यही आएगा, मान लीजिए 1 2 और ये 3 है, 3 y पे तो चली ही नहीं गई है तो यही पॉइंट क्या कहलाएगा, 3 और 0 का पॉइंट कहलाएगा। अब यही इसी पॉइंट को बोलेंगे 3 0, कहीं भी कोऑर्डिनेट आपको दिया रहेगा, अगर x और y की वैल्यू 3 0 है तो आप कहेंगे कि x एक्सिस पर तो 3 यूनिट चला है लेकिन y एक्सिस पर 0 यूनिट है। इसका मतलब ये हो गया कि ये x एक्सिस का इक्वेशन है जहां y बराबर क्या है, 0। बात समझ गए? अगर मैं आपसे यहीं पे पूछूं कि 2 और 1 दो पॉइंट है या एक कोऑर्डिनेट है 2 और 1, 2 और 1 नंबर लाइन पे कहां होंगे, ध्यान समझिए। मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं बस ऐसे डॉट डॉट से दिखा दे रहा हूं कि 1 2 3 4 5 होगा। प्लस माइनस आपको समझ गए, इधर पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, इधर नेगेटिव इधर भी नेगेटिव। 2 और 1 मतलब एक्स एक्सिस पर ये 2 और 1 ये पॉइंट कहाँ होंगे, एक्स एक्सिस पर 2 यूनिट और वाई एक्सिस पर 1 यूनिट, क्या ये यहीं पर होंगे 2 एंड 1? बोलो हाँ या ना। लो भाई, एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट, वाई एक्सिस पे 1 यूनिट, 2 और 1। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसकी बात आती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मैं आपसे कहूं कि यही 2 और 1 पॉइंट है, मतलब कोई और पॉइंट ले लीजिए, 4 और 3 3 4 ले लीजिए या 4 3 ले लीजिए, 4 3 ले लीजिए, तो 4 3 1 2 3 4, 4 यहाँ 3 यहाँ, मान लीजिए यहीं पर कहीं आ गया, ये सब परपेंडिकुलर होता है बेटा, ये परपेंडिकुलर होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर साइन एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बताओ क्या होगा। एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ध्यान समझना मेरी बात, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गई, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये क्या वाई एक्सिस पे चली गई दूरी है, बोलो यार।
एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या वाई एक्सिस पे चली गई दूरी होगी क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू वाई एक्सिस पर चली गई दूरी। ये कितना है देखिए ध्यान से, एक्स एक्सिस पे तो 4 यूनिट चला है, वाई एक्सिस पे कितना यूनिट, 3 यूनिट चला है, तो क्या ये 3 यूनिट होगा, 3 यूनिट्स होगा? बोलो हाँ या ना। एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आपको पूछेगा, कोई कोऑर्डिनेट दे दिया 3 4 है, बताइए एक्स एक्सिस पे के परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, तो आप कहेंगे 3 यूनिट है। एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई एक्सिस पर चली गई दूरी। दूसरी बात, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वाई एक्सिस वाई अक्ष से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आप क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या ये डिस्टेंस कहलाएगी? ये डिस्टेंस क्या एक्स एक्सिस पे चली गई दूरी है 4 यूनिट? बोलो हाँ या ना। तो हो जाएगी एक्स एक्सिस पर चली गई दूरी, चली गई दूरी, और ये कितना होगा, वाई एक्सिस पे चली गई दूरी कितना यूनिट है, 4 यूनिट, 4 यूनिट्स। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? एक्स एक्सिस का समीकरण y बराबर 0, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y बराबर 0। एक्स एक्सिस की बात होगी तो उस पे y 0 है, y एक्सिस की बात होगी तो x 0 है। भाई एक्स एक्सिस पे जितने भी वैल्यूज आएंगे उसमें y हमेशा क्या होगा, 0 होगा, और y एक्सिस पे जितने वैल्यू आएंगे उस पे x क्या होगा, 0 होगा। परपेंडिकुलर की बात आती है कि x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और y एक्सिस पे चली गई दूरी, y एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस x एक्सिस पे चली गई दूरी। नोट कीजिए, एक दो क्वेश्चन आएगा, क्लियर हो जाएगा, एकदम अच्छा आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन से ही स्टार्ट लेंगे, टेंशन ना लीजिए। चलिए वीडियो को पॉज किया कीजिए, आराम से पहले गहन अध्ययन कीजिए कि मैं क्या लिख रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों लोग। कोई समस्या होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से आप मुझे भेज सकते हैं, कोई भी समस्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P 8 4 फ्रॉम x एक्सिस। x एक्सिस से बिंदु P 8 4 की x एक्सिस से लंबवत दूरी क्या होगी? तो x एक्सिस से लंबवत दूरी क्या y पर चली गई डिस्टेंस होती है? जैसे देखिए ध्यान समझिए, ये पॉइंट है कोई, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये P पॉइंट है कोई जो कितना है, क्वेश्चन को मैं हटा दे रहा हूं तभी आपको थोड़ा समझा पाऊंगा अच्छे से। क्वेश्चन को मैं हटा रहा हूं, क्वेश्चन तो आप लोगों ने पढ़ लिया है। P है 8,4, पूछा है कि एक्स एक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो एक्स एक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या यही होगा, वाई एक्सिस पे चली गई दूरी। देखिए एक्स एक्सिस पे 8 यूनिट, वाई एक्सिस पे 4 यूनिट, तब जाके ये मिला है। तो पूछा एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या 4 यूनिट होगा? एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो क्या एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 यूनिट होगा? वाई एक्सिस पे चली गई दूरी, वाई एक्सिस पे कितना है, 4 है। यही है सोल्यूशन, बोलो हाँ या ना। ठीक, तो आंसर क्या होगा, 4। ध्यान से आराम से। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात आती है, सेकंड भी आसान है। देखिए फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आप अब देखिए ओरली बता सकते हैं आप कि क्यू पॉइंट है। देखिए ध्यान से, ये कोई क्यू पॉइंट है, कितना कितना है क्यू पॉइंट है, 3 और 9। कहने का मतलब है
ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है। एक्स एक्सिस पे कितना, पहले 3 लिखेंगे, हाँ या ना, पहले 3, ध्यान समझिए, ये 3 यूनिट एक्स एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। वाई एक्सिस पर कितना है, 9 है, ये है 9 यूनिट, यहां मिला, ध्यान समझिएगा, ये क्यू पॉइंट है। किसके परपेंडिकुलर पूछा है, वाई एक्सिस के लंबवत दूरी, तो वाई एक्सिस के लंबवत दूरी क्या एक्स एक्सिस पे चली गई दूरी होगी, वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस होगी, कितना होगी, 3 यूनिट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की कहानी समझ में आ गई, परपेंडिकुलर दूरी समझ में आ गई। ये 2 क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अभी देखना लेवल कैसे बढ़ेगा। ऑप्शन ए, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए एकदम पेशेंस रखिएगा, मुझे पूरा थ्योरी कंप्लीट कर लेने दीजिएगा, सारे जितने भी पॉइंट हैं, अभी तो एक पॉइंट मैंने बताया है, जितने भी पॉइंट आएंगे सारे पॉइंट को पहले कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर काम आगे बढ़ेगा। यदि समीकरण 3x + 4y - 5 = 0 की भुज एब्सिसा, ध्यान से एब्सिसा, अब देखिए एब्सिसा किसी को मालूम नहीं होगा तो क्या समझेगा, -1 हो तो कोटि क्या होगी, खत्म हो गया क्वेश्चन। ये एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है 3x प्लस क्या है, 3x + 4y - 5 = 0 0 की भुज एब्सिसा, एब्सिसा भुज, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये क्या होगा, x ही तो होगा, अगर ये -1 है x क्या -1 है तो कोटि क्या होगी, ऑर्डिनेट क्या होगी, x की वैल्यू उठा के रख दीजिए, इसमें y निकाल लीजिए, वही तो कोटि है। x अगर भुज है, x भुज है तो y क्या होगी, कोटि। x की वैल्यू पुट कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, -3 + 4y - 5 = 0, 5 3 8, उधर जाएगा +8, तो y = किया जाएगा 2। लो भाई ऑर्डिनेट कितना आ गया, कोटि 2 आ गई, यही था। अब शीशा दिया हुआ था, अब शीशा भुज के बारे में जानकारी नहीं होगी तो बच्चा क्या समझेगा, एक्स रखे कि वाई रखे, तो आंसर डी 2। आगे बढ़ते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन लेके चल रहा हूं मैं, अब इससे बेसिक नहीं हो सकता बेटा। बताइए, अब ये भी ओरली कर ही लेंगे आप लोग। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ द ऑर्डिनेट, और को हटा दिया, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट 2k - 6, 5k + 2 is twice of its abscissa, then ordinate of its abscissa। कुछ नहीं भाई, यो हो गया 2k है, 2k - 6, और ये तो हो गया क्या, एब्सिसा हो गया, भुज हो गया, कोटि है 5k + 2, और ये x हो गया, ये y हो गया, हाँ या ना। कंडीशन क्या दिया है कि ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, यदि किसी निर्देशांक, यदि किसी बिंदु के निर्देशांक ऐसा होना चाहिए, 2k - 6 मिसप्रिंट है इंग्लिश में, 2k - 6, 5k + 2 की कोटि उसके भुज की दोगुना है, कोटि उसके भुज की दोगुना है, तो भुज का दोगुना यही बराबर है किसके, कोटि के, खत्म हो गया। भुज का दोगुना यही बराबर है किसके, कोटि के है, मैं क्वेश्चन हटा दे रहा हूं, भुज है, ये भुज है, x एक्सिस एब्सिसा, y एक्सिस क्या है, ऑर्डिनेट, ये भुज है, ये कोटि है, कह रहा है कि कोटि भुज का दोगुना है, तो भुज का दोगुना किसके बराबर है, कोटि के। यहां से k की वैल्यू निकाल लीजिए, 4k - 12 = 5k + 2, शिफ्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा k, इसको इधर ले आइए, इसको इधर, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा,
ये जाएगा इधर के, इधर आएगा तो -14। के की वैल्यू आ गई। क्या पूछा है क्वेश्चन में? पूछा क्या है? क्वेश्चन नंबर कितना था? 4 था। क्वेश्चन में पूछा क्या है? इसकी एब्सिसा क्या होगी? तो एब्सिसा है कितनी? 2k + 6, तो एब्सिसा 2k - 6 एब्सिसा ही पूछा था। तो जाएगा 2k की वैल्यू -14 -6, 14 दूना 28 -34। ठीक, आसान है। पहले भुज कोटि समझ गया कि नहीं? सभी लोग कमेंट बॉक्स में यस भुज कोटि समझ गए सर? ठीक, कमेंट बॉक्स में भुज कोटि समझ गए सर, एब्सिसा और ऑर्डिनेट समझ गए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन बेसिक यही है, इससे नीचे नहीं जा सकते। चलिए, दिया है इफ एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट 4k - 6 5k + 2 is 3 times of ordinate, then find the coordinate। खत्म हो गया। यदि किसी बिंदु के निर्देशांक इतना इतना है कि भुज उसकी कोटि की 3 गुना है, तो निर्देशांक कोटि के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हिंदी वाले, कोटि की निर्देशांक, निर्देशांक की कोटि, हाँ निर्देशांक की कोटि ज्ञात कीजिए। जो निर्देशांक दिया हुआ उसकी कोटि ज्ञात कीजिए। सही लिखा, हो जाएगा। आंसर मैं बता दे रहा हूं, इसको आप ट्राई करो। सेम कंडीशन है, इसका आंसर सी होगा 7। आंसर क्या होगा? सी होगा 7। चलिए आगे बढ़े। अब आगे पढ़ने से पहले हेडिंग लगाइए सभी लोग, पोलर फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। पोलर फॉर्म पढ़ते हैं। ये सेकेंड पॉइंट होगा, पोलर फॉर्म ऑफ ए पोलर फॉर्म कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। पोलर फॉर्म कोऑर्डिनेट, पोलर फॉर्म में हिंदी में है बिंदु के ध्रुवीय निर्देशांक। बिंदु के ध्रुवीय निर्देशांक। यहां ना ही एक्स एक्सिस दिया होगा ना ही वाई एक्सिस दिया होगा, यहां एंगल दे देगा और डिस्टेंस दे देगा, या कह लीजिए कि रेडियस दे देगा। बताता हूं कैसे। एंगल दिया होगा और डिस्टेंस, किसी पॉइंट से डिस्टेंस दे देगा। यहाँ एक्स वाई कोऑर्डिनेट नहीं दिया होगा, हमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट पोलर फॉर्म में निकालना पड़ेगा। जैसे ध्यान से समझिए, ये हमारा ग्राफ है, एक्स है, ए वाई है, ये ओरिजिन है, ये क्या है? ओरिजिन है। भाई ओरिजिन से थीटा एंगल पर, ध्यान से, थीटा एंगल पर एक पॉइंट है पी, जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई। जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स और वाई, थीटा एंगल पर। और ये डिस्टेंस दे देगा कि ये डिस्टेंस ओ से पी तक कितना है? आर है। कितना है? आर है। ठीक, तो मुझे एक बात बताइए कि क्या पी से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? पी से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या वाई होगा? बोलो हाँ या ना। पी से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या वाई होगा? वाई। और P से y एक्सिस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? आप बोलेंगे सर x होगा। x, अगर ये x है तो ये भी x है, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। इतनी बात समझ गए? अगर मैं यहां बोलूं कि बेटा ये बताइए, मुझे x के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, कि x के कोऑर्डिनेट होंगे क्या? मुझे बताइए। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बताइए साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल P
और ये जो है O, इसका नाम दे दीजिए, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है PAO में। अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो आपका क्या कहोगे, ट्रिग्नोमेट्री में जरा सा भी पढ़े होगे तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर और किसका रेशियो, हाइपोटेनस का रेशियो, तो ये हो जाएगा y/r। अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं तो ये किसका रेशियो होता है, बेस अपॉन बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है x/r। तो यहां से मुझे बताइए y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी r साइन थीटा, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी r cos थीटा। तो जो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हुए x और y की वैल्यू आ गई, x और y की वैल्यू हम लिख सकते हैं x और y की जो वैल्यू होगी ये होगी r cos थीटा एंड r sin थीटा। ये ध्यान रखना, ये पोलर फॉर्म है बेटा, पोलर फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है, पोलर फॉर्म है। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, एक मिनट, ये पोलर फॉर्म है, ध्रुवीय निर्देशांक है एक्स वाई, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। बिंदु P के निर्देशांक हो गए आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा। अब मुझे बताइए अगर मैं इस थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो y/x, हाँ या ना, टेन थीटा की वैल्यू y/x। अगर मैं r की वैल्यू निकालूं, रेडियस की वैल्यू निकालूं, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगता है, और पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर या बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये r की वैल्यू होगी। r निकल गया, थीटा निकल गया, यहां पुट कर दीजिए, ये पोलर फॉर्म आ जाएगा किसका, किसी भी किसी भी बिंदु के ध्रुवीय निर्देशांक। x पॉइंट है, x के ध्रुवीय निर्देशांक जो होंगे r cos थीटा और sin थीटा, r cos थीटा और r sin थीटा। tan थीटा की वैल्यू यहां से निकल जाएगी y/x और r की वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बाद में चल के अभी हम लोग सर्कल में पढ़ेंगे कि ये सर्कल का एक ऐसा इक्वेशन है जो सर्कल कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। पढ़ेंगे आगे कि ये सर्कल का इक्वेशन है आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या ऐसे कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। जैसे ही दिखेगा आप कह देंगे कि एक सर्कल का इक्वेशन है। आगे पढ़ेंगे हम लोग जो कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से। अगर मैं P को ध्यान समझिए, यहीं पर समझ लीजिए, अगर P को मैं सेंटर मान के एक ऐसा सर्कल बनाऊं, P को सेंटर मान के एक ऐसा सर्कल बनाऊं जो कहां से पास हो, ओरिजिन से पास हो, एक ऐसा सर्कल बनाऊं जो कहां से पास हो, ओरिजिन से पास हो, तो ये तो रेडियस कहलाएगा और P क्या कहलाएगा, सेंटर। तो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे, ध्यान समझिएगा, इस सर्कल का इक्वेशन, इस सर्कल का जो इक्वेशन आएगा यही आएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जो कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट है 0 और 0। यह कल है कि मूल बिंदु से पास होने वाली सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, आ सकता है एग्जाम में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर क्या है, रेडियस। ये बात यहां से इतनी समझ में नहीं आई होगी जितना मैं समझाऊंगा अभी क्वेश्चन से। ध्यान समझिए, जितना मैं क्वेश्चन समझाऊंगा यहां से उतना समझ में नहीं आता, क्वेश्चन से और क्लियर होता है। देखिए क्वेश्चन से क्या क्लियर होता है, एक दो क्वेश्चन करेंगे तो इस चीजें और क्लियर होती चली जाएंगे। भाई थोड़ा मोड़ा आपको ट्रिग्नोमेट्री, हल्का सा ट्रिग्नोमेट्री का टच है बस। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट 12 और 4√3। बिंदु 12 और 4√3 के ध्रुवीय निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान। देखिए ये कोई पॉइंट है P जिसके पॉइंट है 12, 4√3, ठीक। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ठीक। मुझे बताइए कि x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस चली गई है, ये 12 होगा, हाँ 12 यूनिट। और y एक्सिस पे चली गई दूरी ये होगा
4√3, ये क्या हो गया, आर हो गया, हाँ या ना, ये एंगल क्या हो गया, थीटा, ये एंगल क्या हो गया, थीटा। बात समझ पाए कि नहीं? अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं यहां आपसे क्या बोलूं कि बताइए मुझे थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4√3/12, 4×3 = 12, √3 से 3 कैंसिल, 1/√3, और tan 1/√3 की वैल्यू होती है किस एंगल पर, 30 डिग्री पर, 30 डिग्री पर। आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो भी आसान है। देखिए ध्यान से, अभी मैंने बताया r² इक्वल टू x² प्लस y²। भाई पोलर फॉर्म क्या होता है, पोलर फॉर्म क्या होता है, x और y के जो पोलर फॉर्म होते हैं, r cos थीटा और sin थीटा, r sin थीटा, r cos थीटा। तो पहले थीटा और r तो निकाल लें, तो यहां से r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r² इक्वल टू x², 12 के स्क्वायर 144 प्लस 48। आई थिंक r की वैल्यू, बेटा निगेटिव नहीं लेना, कई बच्चे प्लस माइनस दोनों लगाएंगे, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती, हो जाएगा √192, और r की वैल्यू यहां से निकल के आएगी, बोर्ड पर आ रहा है, हाँ, r की वैल्यू यहां से निकल के आएगी 192 को हम क्या लिख सकते हैं, 8√3 लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना 8√3 यूनिट्स। r आ गया, थीटा आ गया, बस पोलर फॉर्म में रखना ही तो है। तो क्या हो जाएगा पोलर फॉर्म, 8√3 cos 30 डिग्री, 8√3 sin 30 डिग्री, ये हो गया पोलर फॉर्म। बहुत अच्छे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान है, क्वेश्चन नंबर 7 सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 आप ट्राई कर दीजिए, मैं आंसर बता देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 आप ट्राई कीजिए, जो क्वेश्चन नहीं आएगा, जो मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, आप मुझे टेलीग्राम व्हाट्सएप के माध्यम से, जो नंबर आपके स्क्रीन पे चल रहा है, वहां से आप उस क्वेश्चन का पिक खींच के भेज दीजिए, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको क्या कर दूंगा, डिस्कस कर लूंगा। चलिए दोस्तों, इसका आंसर है, इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, 60 डिग्री, 60 ऑप्शन ए, इसका आंसर जो आएगा ऑप्शन ए, 10√3 cos 60 डिग्री, 10√3 sin 60 डिग्री, ठीक। भाई थीटा कितना आ जाएगा, 15 अपॉन, देखिए वहां y/x 15/5√3, √3 tan किस पर होता है, 60 डिग्री पर होता है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, कल हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट या डिस्टेंस फॉर्मूला, उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला, एक एक करके चलेंगे, एक एक पॉइंट को आराम से, ताकि आपको ज्यादा वजन ना लगे, छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो आप देखने में भी आसानी होगी। अब जैसे ये चीजें मैं खत्म कर लिया, ये 2 पॉइंट मैंने पढ़ा दिया आज, एक पोलर फॉर्म, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन ढूंढिए, कोई भी एक रेफरेंस बुक ले लीजिए, ढूंढकर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है दोस्तों। और हाँ, बैच के लिए आप आराम से ऐप पर जाइए, जो भी बैच आपको सुटेबल लगे, जिसमें आपको फायदा है, जिसमें आपको लाभ है बहुत ज़्यादा, बहुत अपडेटेड कंटेंट्स पढ़ाऊंगा, जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं वो भी ध्यान रखें, वो भी देख सकते हैं, नए कंटेंट में क्या है, अपडेटेड पूरा कंटेंट्स रहेगा। आप ऐप डाउनलोड कीजिए और प्लीज चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।